इंसान की असली कीमत क्या तय करती है, उसका खानदान या उसके कर्म? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी को समझेंगे जो विरासत में मिली हैसियत और खुद कमाई हुई समझदारी के बीच एक जबरदस्त टकराव को दिखाती है। ये कहानी है अभिमान की, पूर्वाग्रह की और हाँ, महानता के असली मतलब की। तो चलिए इस दिलचस्प किस्से में गोता लगाते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। क्या महानता कोई ऐसी चीज है जो जन्म के साथ ही मिल जाती है, जो परिवार और जाति से तय होती है, या फिर ये वो चीज है जिसे ज्ञान से, अच्छे आचरण से और खुद को जानने से हासिल किया जाता है? ये बहस भले ही हजारों साल पुरानी हो, लेकिन आज भी ये उतनी ही जरूरी महसूस होती है। तो कहानी शुरू होती है एक मिशन से। उस दौर के एक बहुत ही माने हुए ब्राह्मण गुरु थे जिनका नाम था पोखर साती। उन्होंने अपने सबसे काबिल, सबसे तेज छात्र अम्बट्ठ को एक काम सौंपा। काम ये था कि जाओ और पता करो कि ये जो तपस्वी गौतम हैं, जिन्हें लोग अब बुद्ध कहने लगे हैं, क्या वो सच में अपनी इस बढ़ती हुई शोहरत के लायक हैं भी या नहीं। तो इस पूरे बौद्धिक ड्रामे में 3 मुख्य किरदार हैं। पहले हैं पोखर साती, एक स्थापित ब्राह्मण गुरु जिनका इतना सम्मान था कि राजा तक ने उन्हें जमीनें दान में दी हुई थीं। फिर आता है उनका होनहार शिष्य अम्बट्ठ, वेदों का एक जबरदस्त विद्वान लेकिन उतना ही घमंडी। और आखिर में है खुद बुद्ध, जिनकी प्रसिद्धि और शिक्षाएं तेजी से फैल रही थीं और इसी वजह से वो सबकी नजरों में थे। अब देखें, अम्बट्ठ का मिशन कोई मामूली बहस नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह थी। उसे सिर्फ बुद्ध के ज्ञान को ही नहीं बल्कि उनके शरीर को भी परखना था। असल में ब्राह्मणों के ग्रंथों में महापुरुष के 32 शारीरिक लक्षणों का जिक्र था। ये माना जाता था कि अगर किसी में ये सारे लक्षण मौजूद हों तो उसकी 2 ही तकदीर हो सकती थी, या तो वो पूरी दुनिया पर राज करने वाला चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक पूर्ण ज्ञानी बुद्ध। अम्बट्ठ का काम था ये पता लगाना कि बुद्ध का भविष्य क्या कहता है। तो अम्बट्ठ पहुंचता है बुद्ध के पास और पहुंचते ही बाप समझिए माहौल एकदम खराब हो जाता है। अपने ज्ञान और ब्राह्मण होने के घमंड में चूर वो बुद्ध के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाता। वो बातचीत की शुरुआत ही सीधे सीधे अपमान से करता है। और ये थे अम्बट्ठ के शब्द जब बुद्ध ने उसके असभ्य व्यवहार पर सवाल उठाया, ये पूछते हुए कि जब वो बैठे हैं तो अम्बट्ठ क्यों टहल टहल कर बात कर रहा है। तो अम्बट्ठ का जवाब बेहद तीखा था। उसने बुद्ध और उनके साथियों को आदिवासी और काली पैदाइश जैसे शब्दों से नीचा दिखाया। ये सिर्फ बुरा व्यवहार नहीं था, ये उस समय के सबसे गहरे जातीय और नस्लीय अपमान थे जो सिर्फ अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए बोले गए थे। और अम्बट्ठ यही नहीं रुका। उसका मुख्य आरोप ये था कि बुद्ध का कुल यानी शाक्य असभ्य और गंवार लोग हैं। उसने अपनी बात को सही ठहराने के लिए एक निजी घटना का जिक्र किया, जब कथित तौर पर शाक्यों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बैठने की जगह तक नहीं दी। अब वो इस छोटी सी बेइज्जती का इस्तेमाल बुद्ध के पूरे वंश पर हमला करने के लिए कर रहा था। और पाली टेक्स्ट इस बात पर खास जोर देता है कि उसने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार किया। प्राचीन कथाओं में किसी बात को 3 बार दोहराना बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा जुनून था। वो हर हाल में ये साबित करना चाहता था कि जन्म से उस जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और शाक्य उनसे बहुत नीचे हैं। अब तक तो अम्बट्ठ ही हमला कर रहा था और बुद्ध शांति से सुन रहे थे, लेकिन अब पासा पलटने वाला था। बुद्ध ने तय किया कि इस अहंकार को इसकी जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा, और वो जड़ थी उसका वंश। उन्होंने अम्बट्ठ से उसके ही पूर्वजों के बारे में एक सीधा सा सवाल पूछा, और ये था बुद्ध का जवाब, एक ऐसा खुलासा जिसने अम्बट्ठ की श्रेष्ठता के हर दावे को चकनाचूर कर दिया। पता चला कि जिन शाक्यों को अम्बट्ठ आदिवासी कह रहा था, असल में वही मालिक थे, और बुद्ध के मुताबिक अम्बट्ठ का अपना पूर्वज उन्हीं शाक्यों की एक दासी का बेटा था। ये एक ऐसा सच था जिसने अम्बट्ठ को पूरी तरह से सन्न कर दिया। अपनी बात को साबित करने के लिए बुद्ध ने उसे पूरी कहानी ही सुना दी। उन्होंने बताया कि कैसे महान राजा औकाक ने अपने बड़े बेटों को देश निकाला दे दिया था। इन राजकुमारों ने हिमालय में बसकर अपने वंश को शुद्ध रखने के लिए अपनी ही बहनों से शादी की और शाक्या कहलाए। इसी बीच राजा औकाक की एक दासी थी दिशा, जिसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था खण यानी काला। और बुद्ध ने खुलासा किया कि यही खण अम्बट्ठ के कण्हयान गोत्र का संस्थापक था।
जब बुद्ध ने अम्बट्ठ से इस कहानी की सच्चाई की पुष्टि करने को कहा तो वो नौजवान विद्वान घबराकर चुप हो गया। वो सच को मान ही नहीं पा रहा था। बुद्ध ने 3 बार पूछा और तीसरी बार भी जब वो चुप रहा तो कुछ असाधारण हुआ। वज्रपाणी, एक शक्तिशाली आत्मा या यक्ष, हवा में प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक धधकता हुआ लोहे का गदा था और उसने अम्बट्ठ तो धमकी दी कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो उसका सिर फोड़ देगा। वज्रपाणी को देखते ही बस अम्बट्ठ का सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। डर के मारे उसने बुद्ध से सुरक्षा मांगी और कबूल किया कि बुद्ध ने उसके वंश के बारे में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। उसके अहंकार का महल ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। तो देखिए, अम्बट्टा का घमंड तो टूट गया, लेकिन बुद्ध का असली मकसद सिर्फ उसे नीचा दिखाना नहीं था। अब शुरू होता है असली बड़ा दार्शनिक सबक। उनका मकसद एक बहुत गहरे सत्य को स्थापित करना था, और वो सत्य था, आचरण जाति से हमेशा बड़ा होता है। बुद्ध ने जाति व्यवस्था के तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने अम्बट से पूछा, अगर एक कुलीन यानी क्षत्रिय को किसी अपराध के लिए अपमानित किया जाता है तो क्या ब्राह्मण उसके साथ भोजन करेंगे या संबंध बनाएंगे? अम्बट ने कहा, नहीं। फिर बुद्ध ने पूछा, और अगर किसी ब्राह्मण को उसी तरह अपमानित किया जाए तो क्या दूसरे ब्राह्मण उसके साथ खाना खाएंगे या शादी ब्याह करेंगे? अम्बट ने फिर कहा, नहीं। और यहां आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक इस पूरी कहानी का। इस तर्क से बुद्ध पहले तो ये साबित करते हैं कि ब्राह्मणवादी सोच के अंदर भी क्षत्रिय कुल को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन फिर वो अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वार करते हैं। वो कहते हैं कि असली श्रेष्ठता न तो क्षत्रिय होने में है और न ही ब्राह्मण होने में, ये आती है ज्ञान और आचरण में सिद्ध होने से, और ऐसा व्यक्ति देवताओं और मनुष्यों में सबसे ऊपर है। जब अम्बट्ठ पूछता है कि यह सर्वोच्च ज्ञान और आचरण आखिर है क्या, तो बुद्ध समझाते हैं, ये सिर्फ अच्छा नैतिक व्यवहार नहीं है, ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जिसे केवल तभी पाया जा सकता है जब इंसान ठीक उसी अहंकार को छोड़ दे जो अम्बट्ठ ने दिखाया था, यानी खानदान का घमंड, वंश पर बहस और ये विचार कि हमारी पहचान हमारे जन्म से होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम देखते हैं कि इस पूरी घटना का अम्बट्ठ के गुरु पोखर साती पर क्या असर हुआ। तो सोचिए, जब अम्बट्ठ वापस जाकर अपने गुरु पोखर साती को ये सारी कहानी सुनाता है तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो अपने शिष्य की मूर्खता पर इतने नाराज थे कि उन्होंने उसे इन शब्दों में शाप दे दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि अम्बट्ठ ने अपने अहंकार में कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी है। और उनका गुस्सा सिर्फ बातों तक नहीं रहा। ग्रंथ के अनुसार वो इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने अम्बट्ठ को सचमुच लात मारकर गिरा दिया। वो अपने शिष्य पर शर्मिंदा थे, लेकिन बुद्ध की समझदारी से बहुत गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत तय किया कि उन्हें खुद बुद्ध से जाकर मिलना होगा। और ये जो आखिरी हिस्सा है ना, ये कहानी की सेंट्रल थीम पर आखिरी मोहर लगा देता है। अहंकार पर ज्ञान की जीत। पोखरा साथी बुद्ध से मिलते हैं, अपने शिष्य के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनते हैं। बुद्ध उन्हें कदम दर कदम धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं, और अंत में पोखरा साथी अपने समय के सबसे प्रभावशाली ब्राह्मणों में से एक, जीवन भर के लिए बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी बन जाते हैं। और इस तरह ये कहानी हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो आज भी अक्सर हैसियत, वंश और जन्मसिद्ध अधिकार को बहुत महत्व देती है, किसी व्यक्ति का असली माप क्या है? क्या ये उनके जन्म की परिस्थितियां हैं या उनके चरित्र का सार, उनकी बुद्धि, उनका आचरण, उनकी करुणा? ये प्राचीन कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि सच्चा मूल्य विरासत में नहीं मिलता, उसे कमाया जाता है।